हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेक्टर क्वांटिटीज का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो स्केलर आंसर देगा या वो वेक्टर देगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो हमने अपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और उसको हम डेली लाइफ में कहाँ पर अप्लाई होता देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि दो वेक्टर्स को हम कंबाइन करें या उनका प्रोडक्ट लें और हमारे पास क्वांटिटी वेक्टर आ जाए। हमारे पास दो क्वांटिटीज आ चुकी हैं, वेक्टर हैं दोनों, तो वेक्टर को अब वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास आता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं या तो वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए दो तरह के साइंस यूज होते हैं, एक ये क्रॉस और एक होता है डॉट, और इसी बेस पर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि डॉट अगर यूज हो रहा है तो वो स्केलर आंसर दे रहा है, क्रॉस यूज हो रहा है तो वो वेक्टर आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर आपने पेपर में इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या एक ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसने आंसर भी वेक्टर दे दिया, इसका मतलब है दो चीजों की बात होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो लास्ट केस जब हमने पढ़ा था यानी कि डॉट प्रोडक्ट का, तो उसमें कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल। यहाँ पर हमने बात खत्म कर दी क्योंकि हमें स्केलर में डायरेक्शन को बताने की जरूरत ही नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर की तो इसका मतलब है कि अब हम ए वेक्टर ले रहे हैं, क्रॉस लगा रहे हैं यानी कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट है बी के साथ, मैग्नीट्यूड भी चाहिए जो कि हो जाएगा सिंपली ए बी, लेकिन अब हमें एंगल के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताना लाजमी है। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट के उसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन यहां पर इन्वॉल्व हो गई। अब बात आती है कि पहले जब हम स्केलर क्वांटिटी ले रहे थे तब तो हम सिर्फ कॉस थीटा लगा रहे थे, यहां पर हमने साइन थीटा क्यों लगाया? उस क्यों की वजह यह है कि अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की। अब इस डायरेक्शन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अच्छा अब ए बी दोनों प्रोडक्ट तो बन गए, लेकिन इस प्रोडक्ट का आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, किस डायरेक्शन में ये लाई कर रहे होंगे, तो वो प्रोडक्ट का हमें अब यूनिट वेक्टर निकालना है, ए और बी का सेपरेटली नहीं निकालना। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर हमारे पास अप्लाई होता है राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल बहुत इजी है। लेट्स से ये वेक्टर ए मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर बी है मेरे पास, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या होता है कि आपने राइट हैंड लिया, आप सिर्फ और सिर्फ अभी इन फिंगर्स को देखना है। अब इन फिंगर्स को कर्ल ऐसे करना है कि जो आपका ए वेक्टर है, ठीक है, वहां से आपने शुरू करना है बी की डायरेक्शन में। तो लेट्स से ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो अब मुझे ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स को कर्ल करने पर जो मेरा थंब डायरेक्शन शो कर रहा है वो डायरेक्शन है इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्शन के बराबर, ठीक है, यूनिट वेक्टर के बराबर। तो हमारे पास अगर तो ए से बी की तरफ कर्ल किया, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बी से ए की तरफ जाना है, तो बी यहां पर था और ए की तरफ जाना है, तो डायरेक्शन क्या होगी कि जब मैंने कर्ल किया डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लेते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप हर चीज के लिए केयरफुल रहो। अगर आपका थंब अपवर्ड था तो इसका मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन आप बता रहे थे, अगर आपका थंब डाउनवर्ड है तो अब आपको यहाँ पर बताने की जरूरत है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है और माइनस साइन बहुत ज्यादा प्ले कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस फिजिक्स में। तो इस वजह से अब आपने राइट हैंड रूल के मुताबिक सिर्फ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स कर्ल होंगी फ्रॉम ए टू बी और आइदर फ्रॉम बी टू ए, और आपका थंब जो है
वो आपको उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बता देगा। जो कि हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है वेक्टर प्रोडक्ट या नहीं? तो हमें आइडिया हो जाना चाहिए अभी ही कि ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका डिनाई कर देती है। और क्यों करती है? क्योंकि A क्रॉस B अगर हम बता रहे हैं कि A B साइन थीटा और डायरेक्शन के बराबर है, हमने यही कहा। इस डायरेक्शन को जब हमने मालूम किया A से B की डायरेक्शन में, जब हम A टू B गए तो यूनिट वेक्टर यानी कि हमारा थंब अपवर्ड था, पॉजिटिव डायरेक्शन थी। लेकिन अगर हम B से A की तरफ आ रहे थे तो हमारे थंब की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई थी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन थी। तो AB साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू, अगर हम डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि डायरेक्शन के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? नेगेटिव साइन। तो ये दोनों अब सेम नहीं रहे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं अप्लाई होती। लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, तो साइन थीटा पर सब डिपेंड करता है। अगर दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल चलते जा रहे हैं, इनके दरमियान एंगल है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा? सब कुछ 0 कर देगा। तो A B साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मिनिमम का तो हमें पता चल गया। तो मैक्सिमम किस सूरत में होता है? मैक्सिमम उस सूरत में होता है जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है, जो हमने स्केलर में पढ़ा था। अब साइन 90 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, यानी कि ए बी मैग्नीट्यूड और उसका जो भी यूनिट वेक्टर आएगा। इस सारे को अगर हमने यूनिट वेक्टर की बेस में देखना हो, आई जे के, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करें और आई जे के को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा? सेम उसी तरह कि अगर आप देखो आई डॉट आई, या सॉरी क्रॉस आई, यहां पर मैं भी गलती कर रही हूं। तो इसका क्या मतलब है कि एक वेक्टर है जो एक किसी डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर भी उसी एक्स डायरेक्शन में मौजूद है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आई क्रॉस आई में जो एंगल बना वो है साइन 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बात खत्म हो गई कि मतलब अगर तो सेम हो गए यूनिट वेक्टर तो सब खत्म, सब 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट है, यानी कि उनके दरमियान 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कोई और एंगल बन रहा है, तो क्या होगा? यानी कि लेट्स से हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे, यानी कि अब एक वेक्टर तो एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, तो इसके दरमियान अगर हम मैक्सिमम एंगल को देखेंगे तो आई जे और जो साइन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली 1, यानी कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास अब जो यूनिट वेक्टर है उसमें अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट में 90 डिग्री हो गया मैक्सिमम आंसर, और अगर वो 0 डिग्री है, यानी कि दो ऐसे वेक्टर्स हमारे पास मौजूद है जिनका आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा, वो दोनों पैरेलल चलते जा रहे हैं या किसी और डायरेक्शन में है एक ही प्लेन के ऊपर, तो सब आंसर 0 हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर के केस में अगर आपको डायरेक्शन का पता लगाना है एंड स्टिल आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो आई जे के और इन सब चीजों में, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है? उस सर्कल में आपने इस तरह से एरोस लगा देने हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? हम क्लॉक किस डायरेक्शन में नहीं चल रहे कि 12 1 2 3, हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पर हम बता देते हैं कि ये है आई, ये है जे और ये है के वेक्टर, ठीक है? अब क्या होगा कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो आई क्रॉस जे, तो आपका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, वो 90 डिग्री पर होगा, जो कि है के। और हम इसकी बहुत अच्छे से एग्जांपल दे सकते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? यानी कि तीनों जो एंगल बना रहे हैं, इस टाइम पर आपको शायद ना दिख रहा हो सही से, 90 डिग्री
90 डिग्री, आपस में इन तीनों का जो एंगल है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री है। तो इसीलिए हमने कहा कि दोनों 90 डिग्री पर मौजूद हैं। तो जब हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो तीसरी डायरेक्शन होगी उन तीनों दोनों के परपेंडिकुलर होगी और वो एक थर्ड यूनिट वेक्टर को बता रही है। तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आपके पास के आंसर आ जाएगा। अब आपने इसी डायरेक्शन में चलते जाना है। जे डॉट के करोगे, सॉरी जे क्रॉस के करोगे तो आपका आंसर किस डायरेक्शन में आएगा? आई में। और अगर आप के और आई को देखोगे तो आपका जो यूनिट वेक्टर है वो जे की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, यानी कि मेरे पास बनता तो यही था कि मेरे पास ये आई जे के होते, ठीक है, आई जे और के। अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूं, मैं कहती हूं कि मुझे इन दो का प्रोडक्ट चाहिए। मतलब पहले तो ये था ना कि आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना था, मैं क्लॉकवाइज चलना चाह रही हूं। तो जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो जे क्रॉस आई का आंसर जो है वो के तो होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने यही बताया कि अगर आप ए टू बी कर्ल करते हो तो एक डायरेक्शन आती है और बी टू ए कर्ल कर देते हो तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। इसी तरह अगर मैं के से जे का निकालूंगी तो के क्रॉस जे इक्वल्स टू आई, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हमारी जो थर्ड बनती है वो आई टू के बनती है। आई क्रॉस के तो जे तो आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर ये डायरेक्शंस को बता रहा है कि ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो इससे आप बहुत इजीली अपने पेपर में भी बता सकते हो कि अच्छा ये दो का प्रोडक्ट आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर इसका ये आना चाहिए। आप बहुत इजीली इसको कंफर्म कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हवाले से कि अगर आपका जो वेक्टर है वो एक्स वाई जी एक्सिस हर जगह पर फैला हुआ है, इसको कोई ना कोई कंपोनेंट, उस सूरत में आप साइन थीटा कैसे निकालोगे? उस सूरत में आप इस सारे जो एंगल और डायरेक्शन है उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? अब हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी तो है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ए का एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है। इसी तरह से क्रॉस लगाया और बी के भी हम सारे जो उसकी डायरेक्शन जिस जिस जगह पर आ रही है उसको लिख देते हैं। वाई में भी इसका कुछ हिस्सा है और जेड में भी इसका कुछ हिस्सा है। अगेन यूनिट वेक्टर क्या हो गए? अगर हम यहाँ पर आई क्रॉस आई करेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल 0 बन रहा है। इसका मतलब है आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें पता चल गया कि अगर तो दो एग्जैक्टली सेम वेक्टर आ गए सब कुछ 0, लेकिन अगर दो ऑपोजिट वेक्टर हैं यानी कि आई जे आ रहा है, दो डिफरेंट वेक्टर्स दो डिफरेंट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर एक थर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन एक थर्ड वेक्टर में हमें मिलेगी। तो इससे यहाँ हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई कि आप इसको ओपन कर सकते हो। अब ये वाली प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहो तो बड़ी लंबी बनती है, उसको भी हम करके देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो आई क्रॉस आई को तो मैं ऑलरेडी 0 लिख देती हूँ, ठीक है, मुझे ये कंपोनेंट अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने इसको इस तरह से किया था कि आई कंपोनेंट 0 हो गया, अब इस वाले को अगर मैं y से करूं और z से करूं तो कोई ना कोई आंसर बन जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूं कि ax और by, लेकिन अब i और j है मेरे पास, तो इसका आंसर किसके बराबर आया? इसका आंसर आया है एक k वेक्टर में। प्लस अगर मैं इसी ax को bz से करूं तो मेरे पास इसका आंसर किस डायरेक्शन में आएगा? अब मेरे पास है i एंड k। अगर आपको याद हो तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी I, J एंड K। अगर तो इस डायरेक्शन में चलता रहता सब कुछ पॉजिटिव होता, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूं? I से K की डायरेक्शन में जा रही हूं, ऑपोजिट चल रही हूं, तो यहां पर आंसर J तो होगा लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या बन गया? -J। इसी तरह से अब मैंने ए कंपोनेंट तो सारे मल्टीप्लाई कर दिए, अब मुझे y के कंपोनेंट करने। अगर y को उसी तरह y कंपोनेंट से करेंगे यानी कि जे यूनिट वेक्टर बन जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, a y एंड b x,
और जे और आई, अब यहां पर हमारे पास आ रहा है जे क्रॉस आई, तो मैं अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूं। हालांकि डायरेक्शन बनती थी आई से जे की तरफ, मैं जे से आई की तरफ आ रही हूं। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इसी ए वाई के कंपोनेंट को आगे मल्टीप्लाई करने हैं, जो कि हो जाएगा पी जेड। अब जे और के बिल्कुल सही बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जे से के की अगर डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव आई डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरह से आप प्लस लगाएंगे और जेड के कंपोनेंट्स को देखेंगे। ए जेड के और आई अगर हम देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव बन रही है, पॉजिटिव जे। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए जेड बी वाई, और के से जे की तरफ जा रहे हैं यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई इसका यहां पर बन गया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इनको सिंप्लीफाई मजीद करना चाहेंगे तो हमारे पास दो तरह के साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारी बड़ी लंबी इक्वेशन बन रही है, ठीक। अगर हमने इस सारी चीज को शॉर्टकट वे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये मेथड थोड़ा इसलिए बताया है कि जब मैं नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया कि जो डायरेक्शंस हैं उनकी वजह से आपके पास नेगेटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो शॉर्टकट मेथड को हम किस तरह से बताते हैं कि ये है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, हम ये मैग्नीट्यूड की एक ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई जे एंड के, यानी कि तीनों हमारे पास जो यूनिट डायरेक्शन है। इनके नीचे कंपोनेंट लिख देते हैं, यानी कि ए का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है, इसी तरह ए का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट, ए का वो कंपोनेंट जो के डायरेक्शन में है यानी कि जेड कंपोनेंट, और बी का भी जेड कंपोनेंट। अब आपने इसको फाइंड आउट कैसे करना है, हमारे पास तो कंडीशन ये आती है ना, अगर आपको सिर्फ इस आई को फाइंड आउट करना है तो आप रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं सिर्फ उनको कंसीडर करोगे, आई वाली आप पूरी लाइन छोड़ दोगे, आपको आई नहीं निकालना। आपने यहाँ पे लिखा आई, लेकिन कंपोनेंट कौन कौन से आपको निकालने हैं, अब आपको कंपोनेंट दूसरे वाले देखने हैं, ठीक है, जो जे और के में है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि यहां पर दोनों डायगोनल में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए वाई बी जेड आ जाएगा, ठीक है। इनके दरमियान जो साइन आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस, और आपने दूसरी टर्म को यहां पर ऐड कर दिया, यानी कि बी वाई ए जेड से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट, अब आपके पास आपने आई फाइंड आउट कर लिया, अब आपके पास आना चाहिए जे, लेकिन यहां पर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पहला जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हो वो पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, थर्ड पॉजिटिव होता है, फोर्थ नेगेटिव होगा। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करे हो तो इस तरह पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर जे के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। हम ये पे पूरी अभी हमारी एक कैलकुलेशन चल रही है। अगर आपको जे फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि अब आपने जे के कंपोनेंट को नहीं देखना, आपने सिर्फ आई और के कंपोनेंट को यहां पर कंसीडर करना है, यानी कि आई को करोगे और के को करोगे, और अगेन डायगोनल मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी कि ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह बी एक्स ए जेड से हो जाएगा। तो उसको लिख देते हैं ए एक्स बी जेड प्लस का साइन, देन आ जाएगा बी एक्स एंड ए जेड। ये हमारे पास जे कंपोनेंट्स आ गए। अब अगर आपको के कंपोनेंट्स निकालने हैं, अगेन उसी तरह के को छोड़ के बाकी आप सारों को कंसीडर करोगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई बी एक्स। अब अगर आप इसको ओपन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट उसी तरह से आंसर आएगा जैसे आपने पिछले केस में इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन के साथ किया था और याद रखने की कोशिश की थी कि डायरेक्शन क्या होगी और पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, तो सब चीजें इजी हो गई। आई है पहला अगर आपकी यूनिट डायरेक्शन है पॉजिटिव, जे के साथ आपकी नेगेटिव, के साथ आपकी अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें सिंप्लीफाई हो गई। अब उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर साइन थीटा निकालना है तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, ए
क्रॉस बी ओवर ए बी, यानी कि आप इसी को थोड़ा रीअरेंज कर दोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन थीटा और एन डायरेक्शन तो आपको पता होनी चाहिए। और अगर खाली थीटा निकालना है तो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं तो वो आप सारे के सारे पुट कर सकते हो, वो जो भी हमने लंबी सारी क्वेश्चन पढ़ी उसको सॉल्व आउट करने के बाद, एंड देन आपके पास आ जाएगा ए और बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो आपके पास आएगी ही, क्योंकि आपने वो सारी लंबी कैलकुलेशन करके हर एक एक वेक्टर का पता लगा लिया कि वो किस डायरेक्शन में एंड प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहाँ से आप थीटा को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर एक प्रोग्रामर है जो इस तरह का कोड डेवलप कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत रियलिस्टिक लगे, तो उसको बताने की जरूरत है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कितने पार्ट पर रोशनी पड़ रही है, वो जो रोशनी है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, इसका जो एरिया था वो किस डायरेक्शन में था और पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी। ठीक है, तो ये आपने बातें पढ़ ली स्केलर में। इसी तरह से अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहते हो तो सोचो आप एक एनिमेटेड मूवी देख रहे हो और एक गाड़ी है जो चलती हुई जा रही है, उसके व्हील स्पिन कर रहे हैं। अब जो प्रोग्रामर है वो जब उस चीज को बना रहा है, उस कोड को लिख रहा है, तो उसे क्या बताने की जरूरत है कि कितनी फोर्स उस व्हील के ऊपर लग रही है और जो उसके एक्सिस से उसका जो रेडियस है व्हील का उस पूरे पे कितनी स्पिनिंग मोशन आ रही है, यानी कि आप टॉर्क के बारे में बता रहे हो। तो वो टॉर्क को कैलकुलेट करना सबसे पहली बात है कि आपके पास जब फोर्स आ गई और ये जो एक्सिस का आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया, ये सब कुछ क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। वेक्टर को मिलाने के बाद आपके पास क्या बना है, टॉर्क बने, जो कि अगेन क्या बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, गाड़ी के व्हील कितना स्पिन करेंगे, कितना फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो यहाँ पर जब आपने बहुत छोटी छोटी डिटेल ऐसी जगहों पर देनी होती है जहां पर हम रियल लाइफ में तो उन चीजों को मे बी बिल्कुल इग्नोर कर दें, लेकिन आपको एनिमेटेड में और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इन जगहों पे जब बताने पड़ती हैं तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा अप्लाई होती हैं। तो फिजिक्स के रूल हर जगह मौजूद हैं। आगे मजीद स्टडी करने के लिए वीडियोस को देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।